हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भौतिकी की इस दुनिया में। और आज इलेक्ट्रिसिटी का बेटा फोर्थ पार्ट हम करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज माय ओम्स लॉ। सही है, तो ओम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं बेटा ओम्स लॉ है क्या। तो ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये दिया था हमारे जॉर्ज साइमन ओम ने, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था, या बेहतर है कि हम कहें इन्होंने क्या किया था। इन्होंने एक कंडक्टर लिया। क्या लिया बेटा? एक कंडक्टर लिया, और इस कंडक्टर के जो किनारे हैं, ये जो एंड्स हैं, ठीक, इन एंड्स के अक्रॉस इन्होंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V। कुछ V पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने अप्लाई किया इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस। फिर से एक कंडक्टर लिया और उसके एंड के अक्रॉस हमने एक V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें से करंट फ्लो होगा। सिंपल सी बात है भैया। और करंट में जो फ्लो हुआ है, मान लेते हैं करंट फ्लो हुआ है I। सही है, तो एक कंडक्टर है, उसके एंड के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया और उसमें करंट कितना फ्लो हुआ? I। अब इन्होंने, सर ओम ने क्या देखा? इन्होंने देखा कि भैया जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं कंडक्टर का, इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस, वैसे वैसे इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट बढ़ता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं बेटा, इस कंडक्टर के जो किनारे हैं, एंड हैं, इन एंड्स के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये जो करंट है कंडक्टर में फ्लो होने वाला, वो बढ़ता है। कि भैया पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं लगाया 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया? 10 वोल्ट। और इसमें कुछ करंट आया मान लेते हैं 2 एम्पियर। कितना आया? 2 एम्पियर करंट इसके अंदर से फ्लो हुआ। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, हमने कर दिया 20 वोल्ट बढ़ा के पोटेंशियल डिफरेंस, करंट बढ़ गया, हो गया 4 एम्पियर। बात समझ में आई? हमने बढ़ाया, हमने कर दिया 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट बढ़कर हो गया कितना? 6 एम्पियर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको समझ हम बेटा बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बताया था, याद करो लास्ट क्लास में? इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस। यानी इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस। और बेटा जी, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उतना ही तेज होगा, करंट उतना ही तेज होगा। कैसे? अगर हम एयर की बात करें, तो अगर भाई एयर फ्लो क्यों करती है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एयर फ्लो क्यों करती है, तो आंसर है एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से एयर फ्लो करती है, विंड फ्लो करती है। अगर यहां का एयर प्रेशर ज्यादा है, यहां का एयर प्रेशर कम है, तो एयर कहां से कहां फ्लो करती है बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बड़ी अच्छी बात है। अब अगर ये प्रेशर का डिफरेंस थोड़ा सा है, तो हवा धीरे धीरे फ्लो करेगी, और यहां बहुत ज्यादा प्रेशर है, यहां बहुत ही कम प्रेशर है, तो हवा बहुत तेजी से फ्लो करेगी। यानी प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ एयर भी उतना ही ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ विंड जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। यानी एग्जैक्टली सेम यहां पर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, कहां पर? कंडक्टर के एंड के अक्रॉस। कंडक्टर के एंड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उसके अंदर करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। यानी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो करंट फ्लो करता है बेटा किसी कंडक्टर से, ये पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। यही है ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिखें बेटा, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन्होंने क्या कहा? द अमाउंट ऑफ करंट flowing through a conductor, flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, across the ends.
across the ends of conductor, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट कंडक्टर से जो पास होने वाला बेटा करंट है, दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये करंट आई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। और एक शर्त है, प्रोवाइडेड, एक शर्त है कि इस टेम्परेचर का, इस कंडक्टर का टेम्परेचर जो रहना चाहिए बेटा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तब होगा प्रोवाइडेड, शर्त क्या है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम, रिमेन सेम। टेम्परेचर जो होना चाहिए कंडक्टर का बेटा वो सेम रहना चाहिए। एंड दिस इज माय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया बेटा कि कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाला करंट आई, तो हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली बेटा क्या लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। तो आई प्रोपोर्शनल टू वी, और या हम लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, चाहे I प्रोपोर्शनल टू V लिखे और चाहे V प्रोपोर्शनल टू I। करंट I बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। क्लियर है? तो I प्रोपोर्शनल टू V लिखो चाहे V प्रोपोर्शनल टू I लिखो। अब V प्रोपोर्शनल टू I है हमारे पास, क्या होगा अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दें? तो जब हम साइन को हटाएंगे तो V इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा R, V इक्वल्स टू R इंटू I, V इक्वल्स टू R इंटू I। ध्यान रखिए, हमने जब क्या करा बेटा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया R। R क्या है? R एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो R क्या है बेटा? R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बात समझ में आई? आर एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये एक्सप्रेशन हुआ हमारे ओम्स लॉ का। अगर एग्जाम में आपको आता है बेटा कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो पहले आप डिफाइन करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग amount of electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference provided, शर्त याद रखिए, शर्त क्या है, provided the temperature of conductor remain same। तो मैथमेटिकली I proportional to V या फिर V proportional to I और V equals to R into I, जहां पे R बेटा कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जब हमने साइन हटाया है तो कांस्टेंट आया है R, और ये R एक कांस्टेंट है और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट हमारा यही बनता है कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है बेटा आपके पास, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो आंसर है रेजिस्टेंस बेटा किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से वो कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है। फिर से, अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा और उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। तो जब चार्ज इसके अंदर से फ्लो होगा, करंट इसके अंदर से फ्लो होगा, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, उस चार्ज, उस करंट के फ्लो को अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? तो आंसर है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर करंट, चाहे चार्ज का फ्लो कह लो चाहे करंट का फ्लो कह लो, एक ही बात, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट थ्रू इट, अपने अंदर से फ्लो होने वाले
इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट के फ्लो को अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की, इसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है बेटा। क्लियर है? बोलो कुछ पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ रहा है? तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी आर की? तो भैया अभी आपने देखा कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या था, R इंटू आई। ठीक है, तो यहां से R क्या आ जाएगा V और I यहां आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो R क्या आ जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन आई। R क्या आ गया V अपॉन आई। ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है भैया? हाँ, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो बहुत अच्छी बात है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट क्या होती है? जिन्होंने नियम बनाया, किसने? जॉर्ज साइमन ओम सर ने बनाया, तो अपने नाम पर ही उन्होंने क्या रख दिया, इसकी यूनिट का नाम क्या रख दिया, ओम। तो इसकी एसआई यूनिट बेटा क्या है, ओम है। क्या है? OHM ओम। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, तो ये ओम का सिंबल हो गया। क्लियर है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको कंपेयर कर सकते हो किसके साथ? ब्रेकर के साथ। सब लोग बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, साइकिल सब चलाते होंगे, और नहीं तो भैया बस और ट्रेन में सबने सफर किया है। ट्रेन में ब्रेकर कहाँ होते हैं? बस में होते हैं। तो एक रोड पर हम चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और आगे वो ब्रेकर बने हुए हैं, तो अगर 60 की स्पीड में हो तो क्या 60 की स्पीड में फंदा ले जाओगे? नहीं ना। क्या करोगे? स्पीड को स्लो करोगे। तो ब्रेकर का काम क्या होता है रोड पे? आंसर है व्हीकल्स के फ्लो को स्टॉप करना, या यूं कह सकते हो कि व्हीकल्स के फ्लो को रेजिस्ट करना, उसको रोकना, उसको अपोज करना। व्हीकल्स के फ्लो को रोकना, उसके फ्लो को अपोज करना किसकी प्रॉपर्टी है? इन ब्रेकर्स की प्रॉपर्टी है। वही काम रेजिस्टेंस करता है किसी कंडक्टर के अंदर, कि भैया कंडक्टर को मान लो कि रोड है, और व्हीकल्स को मान लो क्या, कि जो चार्ज आपके हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को व्हीकल मान लो। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, धीमा कर देता है। सही है? तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, चार्ज के फ्लो को अपोज करने की, इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट ओम होती है। बड़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन 1 ओम। सीबीएसई में मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, ये सब हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगला क्या बनता है? डिफाइन 1 ओम। डिफाइन, तो यहां पर भैया बादल बना लो ऐसे करके और लिख दो भैया डिफाइन 1 ओम। अरे खुद ही बता दो रे। हाँ, रेजिस्टेंस आर क्या है बेटा? V अपॉन आई। तो ये रेजिस्टेंस जो तुम्हारा है, ये रेजिस्टेंस तुम्हारा 1 ओम कब होगा? R इक्वल्स टू क्या है बेटा? V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब ये पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो? 1 वोल्ट, और बटे में करंट ये I कितना हो? 1 एम्पियर। बोलो पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? R हमारा 1 ओम कब होगा? जब V तुम्हारा 1 वोल्ट हो, करंट तुम्हारा 1 एम्पियर हो। 1 अपॉन 1 हो गया। तो यानी किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आप 1 ओम तब कहोगे जब उस कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो। नहीं बोले पड़ा? किसी कंडक्टर के अक्रॉस, समझिए, ये कंडक्टर था मेरा, इसके एंड के अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बेटा? इसके एंड के अक्रॉस हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, और उसमें कितना करंट फ्लो हुआ? 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। तब कहेंगे रेजिस्टेंस क्या है इसका? 1 ओम है। तो क्या लिखेंगे? द रेजिस्टेंस डिफाइन 1 ओम। अगर एग्जाम में आता तो क्या लिखोगे? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी, भैया चाक गिर गई। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if अगर क्या हो? 1 एम्पियर करंट फ्लो, if 1 एम्पियर करंट flows through it on applying कितना? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, on applying 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो भैया जी हम क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। कितना है? 1 ओम है। बड़ी
अच्छी बात है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। इतना ही है और यही है और यही है, यही है ओम्स लॉ। और इसके ऊपर एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है, तो बढ़िया से इसको पढ़ लें, मस्ती में पढ़ लें। अगला टॉपिक हमारा है कि जो ये रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और फटाफट से इसकी बातें करने चलो। तो भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेटा अगर इसका रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, तो ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो आंसर है कंडक्टर का रेजिस्टेंस बेटा 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने पे? 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है आपका लेंथ। पहला क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा है बेटा जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा है एरिया, अभी हम बताएंगे क्या होता है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा क्या है बेटा? नेचर ऑफ मटेरियल। और आखिरी है आपका टेम्परेचर, आखिरी है आपका टेम्परेचर। तो इन 4 फैक्टर्स पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सही है? बात करते हैं, पहले बात करते हैं बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर की। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? तो आंसर है, हमने क्या किया भैया, हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करी। एक कंडक्टर लिया ऐसे, और इसकी लेंथ हमने मान ली L है। लेंथ क्या है इसकी? L है। ये कंडक्टर की लेंथ है L। और जो इसका ये वाला एरिया होता है, कौन सा वाला? ये वाला एरिया। इस एरिया को बेटा हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। बात समझ में आ रही है कि अगर ये वाला हमारे पास कंडक्टर है तो कौन सा एरिया? आंसर है ये वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। पूरा नहीं, सिर्फ ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो अगर इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और हमने इसके रेजिस्टेंस को नापा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, और नापने पर पता चला कि भैया इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। कितना है इसका रेजिस्टेंस? आया मान लो 10 ओम। कितना आया? 10 ओम इसका रेजिस्टेंस आया। अब हमने क्या किया? हमने इसका एरिया इतना ही रखा, इसकी लंबाई को हमने डबल कर दिया। इसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया बेटा? लेंथ को हमने ऐसे डबल कर दिया। एरिया A है, पहले भी A था, अब भी A है। लेंथ L थी, अब कितनी हो गई? लेंथ 2L। लेंथ कितनी हो गई? 2L। लंबाई हमने डबल कर दी। लंबाई डबल करने से हमने क्या देखा? अब हमने रेजिस्टेंस नापा इसका, और अब इसका रेजिस्टेंस आया है 20 ओम। कितना आया है? इसका रेजिस्टेंस बेटा आया है 20 ओम। तो यार लंबाई डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो गया। अब हमने क्या किया? लंबाई को आधा कर दिया। पहले लेंथ बेटा L थी, अब हमने लेंथ क्या कर दी? एरिया उतना ही है, एरिया A है, एरिया में कोई चेंज नहीं किया। लेंथ हमने कर दी बेटा L/2, L/2, आधी लेंथ कर दी, आधी लेंथ कर दी। और अब क्या देखा? अब रेजिस्टेंस इसका हो गया 5 ओम। कितना हो गया? 5 ओम हो गया। तो यानी लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो गया, लेंथ को हाफ करने से रेजिस्टेंस हाफ हो गया। मतलब रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ा और रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ कम करो रेजिस्टेंस कम हो गया। यानी रेजिस्टेंस और लेंथ क्या है आपस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लिख सकते हो क्या? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बेटा कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्या? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to its length, यानी R is directly proportional to L। ठीक। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर से हमने एक्टिविटी करी, फिर से हमने कंडक्टर लिया, भैया इसकी लेंथ L है, इसका एरिया हमारा कुछ A है, और रेजिस्टेंस नापा, रेजिस्टेंस हमारा आ गया 10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम। ठीक। अब हमने इसके एरिया को डबल किया, लेंथ में चेंज नहीं करेंगे अब हम। ठीक है, अब हमें लेंथ का तो हमें पता करना था, लेंथ हमने पता कर लिया। अब लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे, एरिया को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि एरिया से कैसे डिपेंड करता है।
तो लेंथ हमारा उतना ही है, इस बार हमने एरिया को डबल कर दिया। बात समझना बेटा, लेंथ L है, एरिया पहले कितना था A, अब कितना कर दिया 2A, एरिया डबल कर दिया। और हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस कितना हो गया भैया, नया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। कितना हो गया, 5 ओम हो गया। यानी एरिया डबल करने से रेजिस्टेंस आधा हो गया। अब हमने एरिया को हाफ कर दिया, लेंथ उतना ही रखा, लेकिन एरिया क्या कर दिया बेटा, एरिया हमने हाफ कर दिया। देखो लेंथ तो L ही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं, एरिया हमने क्या कर दिया A/2 आधा कर दिया। और अब क्या देखा, रेजिस्टेंस बेटा हो गया 20 ओम। कितना हो गया 20, यानी एरिया डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया। एरिया को आधा करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो यानी एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और एरिया अगर हम कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी रेजिस्टेंस और एरिया का क्या है बेटा, इनवर्सली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं क्या लिखोगे भैया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to its length, to its area, कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बड़ी अच्छी बात है, यानी R जो है वो इनवर्स रिलेशन है A के, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बड़ी अच्छी बात है बेटा। इन दोनों को हम एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, अगर तुम्हें पल्ले नहीं पड़ा है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ऐसे मानो हमने कहा कि 2 पुल हैं, क्या है, 2 पुल हैं आपके, यहां समझो पहले, एक ये पुल है, बात समझना बेटा, ये इधर, ये क्या है, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, और बीच में ये इतना क्या है, ये पुल है, सही है। और एक ये वाला पुल है, ठीक है, समझ रहे हो, एक ये वाला पुल है, 2 पुल हैं, एक ये पुल, एक ये पुल, दोनों की चौड़ाई बराबर है। इस पुल की लंबाई छोटी है, इस पुल की लंबाई ज्यादा है। इतना बताओ, जाम ज्यादा किस पुल के ऊपर लगेगा, ट्रैफिक ज्यादा किस पुल के ऊपर लगेगा बेटा, इसके ऊपर लगेगा ट्रैफिक या इस पर लगेगा ट्रैफिक, बताओ रे। अरे इस पे क्या होगा, इसकी लंबाई छोटी है, इस पे फटाफट गाड़ियां निकल जाएंगी, जाम नहीं लगेगा। इस पर क्या लंबाई ज्यादा है भैया, तो व्हीकल्स को इसको पार करने में टाइम लगेगा, जाम ज्यादा लगेगा। तो लंबाई अगर बढ़ेगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और अगर लंबाई कम होगी, ट्रैफिक कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। यानी रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ के प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। पल्ले पड़ गया, नहीं पड़ गया। अब इसको देखो, एरिया सेम फॉर्मूला हमारा। अब पुल वाली बात करो, अब क्या है, लंबाई, 2 पुल हमारे पास है, दोनों की लंबाई बराबर है, लेकिन एरिया में डिफरेंस है। एरिया में डिफरेंस मतलब कि मानो एक ये पुल है, देखो समझना बेटा, एक ये पुल है, ठीक है, एक ये पुल है और एक ये वाला पुल है, एक ये वाला पुल है, समझना। दोनों की लंबाई बेटा बराबर है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब चौड़ाई, ये जो मोटाई थी ना, ये तो था बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या था, ये। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अब बताओ, जाम ज्यादा किस पर लगेगा, दोनों की लंबाई बराबर है, जाम किस पर ज्यादा लगेगा, इस पर या इस पर, इस पर। ये पतला है ना, व्हीकल्स को निकलने में मुश्किल होगी, यानी इस पर जाम ज्यादा लगेगा, रुकावट ज्यादा होगी, इस पर जाम कम लगेगा। यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो जाम ज्यादा लगेगा, रुकावट ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगी। यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पल्ले बढ़ गया, बोलो हाँ या ना, बड़ी अच्छी बात है। तो अब आगे बातें करते हैं, आगे बात करते हैं। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा क्या है, तीसरा है भैया नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब है कि मान लो 2 कंडक्टर तुम्हारे पास हैं, 2 कंडक्टर तुम्हारे पास हैं,
दो कंडक्टर तुम्हारे पास है, दोनों का ही एरिया ए है और दोनों की ही लेंथ एल है। बात समझना, दोनों का एरिया भी सेम, दोनों की लेंथ भी सेम, लेकिन फर्क इतना है कि ये जो कंडक्टर है बेटा ये बना है आयरन से। किससे बना है? आयरन, लोहे से बना है। और ये कंडक्टर बना है तुम्हारा कॉपर से। किससे बेटा? कॉपर से बना है, तांबे से। तो अब बताओ इन दोनों में से क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? देखो एरिया दोनों का बेटा सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, तो क्या रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा? नहीं होगा। आयरन वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि बेटा कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, कॉपर के अंदर से बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, तो कॉपर अच्छा कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और आयरन थोड़ा कंडक्टर है, ऐसी बात नहीं अच्छा कंडक्टर नहीं है, ये भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कॉपर के मुकाबले थोड़ा सा कम अच्छा कंडक्टर है, इसलिए इसमें रुकावट थोड़ी ज्यादा होगी, तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा। तो यानी एरिया और लेंथ अगर सेम भी है तब भी रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। ठीक है, सबसे बढ़िया जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, सबसे बढ़िया जो फ्लो होता है चार्ज का, वो होता है सिल्वर के अंदर। किसके अंदर? सिल्वर। तो सिल्वर अगर कोई कंडक्टर सिल्वर से बना है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, उसमें बहुत जल्दी से चार्ज फ्लो कर जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। और जिनका रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होता है, तुम्हारा ये आयरन वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे हैं। हम अगर इंसुलेटर ले लोगे, लकड़ी और प्लास्टिक, तो उसमें से तो बिल्कुल भी करंट ही फ्लो नहीं करेगा। खैर, तो बात समझ में आ रही है क्या कि रेजिस्टेंस हमारा नेचर पर भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से आपने उस कंडक्टर को बनाया है। एरिया और लेंथ पर तो करता ही करता है, नेचर पर भी करता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो आयरन में क्या होगा बेटा? आयरन में होगा आपका मोर रेजिस्टेंस। क्या होगा? मोर रेजिस्टेंस। आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? लेस रेजिस्टेंस। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, सिल्वर का बहुत ही कम होता है। अब लास्ट बचा टेम्परेचर। लास्ट क्या बचा? लास्ट बचा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? तो आंसर है बेटा, रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो याद रखिए, क्या रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी R जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर T की, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर T की। ऐसा क्यों होता है इसकी बात हम अभी करेंगे अगली वाली स्लाइड में। फिलहाल इतना आप देख लीजिए बेटा कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आंसर है 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये तो डिपेंड करता है कि किससे, अगर तुमने बनाया है अपना कंडक्टर किससे, सिल्वर से बनाया है, कॉपर से बनाया है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर आयरन से बनाया है, ठीक है, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर टेम्परेचर, तो आंसर है रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। तो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एग्जाम में बहुत बार बेटा आपसे पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर कि राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो उस टाइम पर आप ये 4 फैक्टर्स लिखेंगे, और बड़ी अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा बातें करते हैं इसकी कि टेम्परेचर पर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड कैसे करता है? तो रुकिए जरा, मैं पॉज कर दूं वीडियो को। तो बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस का कैसा होता है, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का इंक्रीज होता है, इसको पढ़ने से पहले एक टॉपिक है कि भैया रेजिस्टेंस आखिर किसी कंडक्टर में आता ही क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी बात करनी जरूरी है। तो इस चीज को कि भैया किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर बेटा अभी मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ तो अगर करवाऊंगा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, जो इस वीडियो में करना था फिर उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कारण क्या है रेजिस्टेंस के आने का किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक।
और वो टेम्परेचर पर क्यों बढ़ाने से टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। हमने क्या देखा कि अगर ये कंडक्टर है कोई, और जिस कंडक्टर की लेंथ अगर बेटा L है और जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A है, तो हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। दूसरा हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, इसे मैं इक्वेशन सेकंड कह दूं। अगर मैं दोनों को बेटा कंबाइन कर दूं तो क्या मिलता है मुझे? ऑन कंबाइनिंग क्या मिलता है? कंबाइन करने से मिलता है R इज प्रोपोर्शनल टू L ऊपर है और एरिया A नीचे है, यानी R लेंथ पर भी डिपेंड करता है और R एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और फिर यहां से जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने पर एक कांस्टेंट आता है बेटा रो, एक कांस्टेंट आता है रो L अपॉन A। तो यहां पर ये क्या है? कांस्टेंट है रो, RHO, रो इसको बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो ये एक चौक ले लें। तो रेजिस्टिविटी जो होती है, ये रो क्या है? तो रो बेटा कांस्टेंट है इस प्रोपोर्शनैलिटी का। हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया रो। तो रो क्या है बेटा? रो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, याद रखिए। तो रो क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल का। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी हम बात करेंगे। तो R इक्वल्स टू क्या है? रो L अपॉन A, जहां पे रो क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल का। यहां पर छोटी सी बात कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। क्या होता है रेजिस्टिविटी? याद करो बेटा, अभी में रेजिस्टेंस पढ़ा है। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी अपने अंदर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट को अपोज करने की। रेजिस्टिविटी क्या होता है? सेम ये प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की। याद रखिए, रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है? कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल। एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मटेरियल क्या करे? अपने अंदर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट को अपोज करे, इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। सेम डेफिनेशन है बेटा, जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है वही रेजिस्टिविटी की है। फर्क इतना है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का होता है और रेजिस्टिविटी किसका होता है? मटेरियल का, जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है। आयरन से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, कॉपर से बना है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टिविटी क्या है बेटा? आंसर है ये है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्या है? ये है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू resist flow of electric charge, to resist flow of electric charge या current, electric charge या current through it, इसके अंदर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट के फ्लो को जो ये अपोज करता है, इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसको दिखाते किससे बेटा? इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं रो से। ठीक है, रो कैसे बनाना? P बना दो और P बनाकर ऐसे तिरछा कर दो हल्का सा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का? तो रो रेजिस्टिविटी जो आ गया आपका, वो क्या आ गया बेटा? यहां से निकाल लो। रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? R, ये A ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, R A, और ये L मल्टीप्लाई में यहां का डिवाइड में आ जाएगा, तो R A अपॉन L। तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये अलग से फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला है। इसकी SI यूनिट की बात करो, स्केलर वेक्टर बेटा, स्केलर है। क्या है ये? स्केलर है। यूनिट की बात करोगे बेटा, यूनिट क्या होगी बताओ भाई? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की बेटा यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। डिवाइड में लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या? ओम मीटर। क्या बचेगा? ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की बेटा? ओम मीटर। ओम मीटर।
तो ये एसआई यूनिट हो गई रेजिस्टिविटी। ये जो बेटा हमने फॉर्मूला किया है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके ऊपर न्यूमेरिकल 101% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स पे बनते हैं। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैंने बताया कि लेक्चर्स हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल के, तो उस पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर भी जो न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं, और अगर हो सका तो चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं इस फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर करवा दिए हमने तो। और नेक्स्ट क्लास में हमें कॉज पढ़ना है, रेजिस्टेंस का कारण आखिर क्या होता है वो भी पढ़ लेंगे, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। इसे बेहतर बेटा अच्छे से पढ़ लें, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को फटाफट जल्दी से, सही है। सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियोस देखिए बेटा, लाइन से चलती रहेंगी वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो आपका कल आ जाएगा, कल या परसों, हर हाल में आपका आ जाएगा। और फटाफट शेयर कर दो यार इसको जितना कर सकते हो। चलिए बाय बाय।